न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जब भी आप किसी दूसरे बॉडी पे एक्शन लेते हो या किसी दूसरे बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो, तो जो दूसरा बॉडी भी है वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, और उतना ही जितने दम से आप लगाते हो उतना ही दम से वो भी लगाता है, ठीक है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसका सिंपली मीनिंग क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग फोर्स का चैप्टर कर रहे थे, और फोर्स के चैप्टर में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ कर लिया था। फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, फिर फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो सब हम लोगों ने कर रखे थे। अगर आप भी अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, फिर इस वीडियो को आप देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा ये, और इसमें आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों मैं बताऊंगा। ये आपके बिहार सुपर टैट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या? मीन्स कि जब आप किसी बॉडी पे, मतलब एक बात आप ये समझो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन होने के लिए ब्रह्मांड में दो बॉडी चाहिए। मीन्स मेरे पास ये कप है, ये चार्जर है, ये दो बॉडी है, तभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। अगर सिर्फ मेरे पास इस ब्रह्मांड में कप रहेगा और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, हो ही नहीं सकता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन होने के लिए आपको चाहिए दो बॉडी, ठीक है। चलो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप ऐसे समझो कि जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा ना, मैंने इस हाथ को इस पे मारा, मीन्स क्या, मैंने इस हाथ से दीवार पे मारा, तो जितने जोर से मैंने दीवार पे फोर्स लगाया उतने ही जोर से दीवार ने मेरे हाथों पे भी फोर्स लगाया, इसलिए मुझे भी उतना ही चोट लगा। आप कभी दीवार पे मार के देखना, मत मारना, काफ़ी चोट लगेगा। पर हाँ, कभी धीरे से मार के देखना, तो आप जितने जोर से लगाओगे ना फोर्स, वो दीवार भी आप पे उतने ही जोर का फोर्स लगा रहा होगा, पर उतना ही जोर से, पर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इस तरीके से मार रहे हो तो दीवार आपको इस तरीके से मार रहा है। दोनों क्या है? दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, पर इक्वल फोर्स है। जब भी कोई फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, पर इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स इक्वल नंबर में लगे, अगर मैं 5 न्यूटन के फोर्स से इसको मार रहा हूँ तो दीवार भी मुझे 5 न्यूटन के फोर्स से ही मारेगा। तो ये क्या है आपका? ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग समझते हैं बुकिश लैंग्वेज में, क्योंकि आपको जो है वहाँ एक बुकिश लैंग्वेज का स्टेटमेंट दिया जाएगा कि बताओ, ये एक स्टेटमेंट दे देंगे और बात पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हम लोग वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, तो आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ना। The third law of motion, also known as Newton's third law of motion, states means एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज जो साइंटिस्ट ने यूज किया था, सेम टू सेम वही लैंग्वेज यूज किया गया है। That for every action there is equal and opposite reaction। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि आप दीवार पे लगाओगे फोर्स, तो जितने जोर का आप फोर्स लगा रहे हो दीवार भी आप पे उतना ही जोर का फोर्स लगाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर आप इस साइड से लगा रहे हो तो दीवार आपके पे इस साइड से लगा रहा है, मीन्स आप इधर मार रहे हो तो वो आप भी आपको इधर अपोजिट डायरेक्शन में मार रहा है। तो ये क्या है? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। दिस मीन्स that whenever an object exerts a force on another object, क्या इसने कहा? आप याद देखो, whenever an object exerts force on another object, मीन्स दो बॉडी की बात हो रही है। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, द सेकेंड ऑब्जेक्ट exerts an equal and opposite force back on the first object। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया कि ऐसे मारा, ठीक है, तो दीवार ने भी मुझे उधर से मारा, इक्वल जितना फोर्स से मैंने मारा दीवार ने भी मुझे उतना फोर्स से मारा, पर अपोजिट डायरेक्शन में मारा। हाँ, हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो कि दीवार आपको मार रहा है, पर मार रहा है, वो भी आपको मार रहा है। आप कभी, अगर आप में ज़्यादा शक्ति हो, ज़्यादा ताकत हो, तो कभी दीवार पे ऐसे करके मार के देखना आप, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। कोशिश मत करना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जोर से लगेगी। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में इसको बहुत सिंप्लीफाई करके कहा गया है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आप पढ़ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो भैया, एनसीईआरटी में ये जो है
काफ़ी क्लियरली इन्होंने लिखा नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है। पर मैं अभी आपको समझाऊंगा ये है क्या। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही काम करता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ नहीं है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मीन्स कि किसी बॉडी में मास और वेलोसिटी को गुना करने पे जो आएगा वही उसका मोमेंटम होता है। ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है। कुछ इसका मास होगा, मैं इसको बहुत तेजी से फेंकूंगा किसी डायरेक्शन में, वो उसका वेलोसिटी होगा। तो मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जब दो बॉडी टकरा रही हो, ठीक है, मान लो ये दो बॉडी टकरा रही है, पर टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या है और इसका मोमेंटम क्या है, ठीक है। टकराने से पहले याद रखना, टकराने से पहले इन दोनों का मोमेंटम क्या है, वो उसका सम प्लस जब ये दोनों टकराते हैं, ठीक है, दोनों टकरा गए उसके बाद इन दोनों का मोमेंटम क्या है, जो पहले का इनिशियल और बाद का है, जो टकराने के बाद का है, दोनों का सम मिला के होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कैसे समझाऊं। मीन्स कि ये मेरे पास दो बॉडी है, एक कप एक चार्जर। अब इन दोनों के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। अभी टकराया नहीं है बॉडी, ठीक है, फिर भी दोनों के पास कुछ कुछ मोमेंटम होगा। हम लोगों ने दोनों का मोमेंटम जोड़ लिया और एक साइड रख दिया दोनों को, ठीक है। अब देखो, अब दोनों बॉडी आई टकरा गई, अब इन दोनों का फिर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, मोमेंटम चेंज हुआ होगा टकराने के बाद, तो कुछ इसका फाइनल मोमेंटम होगा। अब जो फाइनल मोमेंटम होगा दोनों का टकराने के बाद, उसको फिर हम लोग इस साइड रख देंगे। इधर हम लोगों ने क्या रखा था, टकराने से पहले वाले मोमेंटम को, इधर क्या रखा, टकराने के बाद के मोमेंटम को। अब दोनों मोमेंटम को हम लोग जोड़ देंगे, जो टकराने से पहले था और टकराने के बाद। ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी मोमेंटम पे आपका न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। सिंपल सा आप यही समझो, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टोटल मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का, वो उसी पोजीशन में रहेगा, उतना ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई तीसरा बॉडी आके उसमें टकरा ना जाए, ठीक है। आगे आप देखो, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस acted upon by external force. पढ़ा आपने? When two objects interact, the forces they exert on each other are equal in magnitude but opposite in direction, resulting in conservation of momentum. मैंने अभी आपको बताया था, मैंने मारा दीवार को, दीवार ने भी मुझे उतने ही फोर्स से मारा, पर अपोजिट डायरेक्शन में मारा, तो इससे क्या हो रहा है, इससे मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। अब भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे हो रहा है, हमें समझाओ। हम तो बुढ़वा आदमी, हमको कैसे समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे हो रहा है। देखो भाई, आपने मारा 5 न्यूटन से, उसने भी मारा आपको 5 न्यूटन से, अपोजिट डायरेक्शन में मारा, बताओ एनर्जी गया कहाँ। आपने भी मारा, उसने भी मारा, मीन्स जितना मोमेंटम से आपने उसको दिया उतने ही मोमेंटम से उसने भी आपको दिया, तो एनर्जी लॉस कहाँ हुआ यार, मोमेंटम लॉस कहाँ हुआ, मोमेंटम तो सेम का सेम ही रह गया ना। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब आते हैं, ये एग्जाम्पल है कुछ। हाँ, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से आप इसलिए देखना क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और हर एग्जाम में, किसी भी हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछते हैं कि रॉकेट जो है, रॉकेट जो जाता है, इसरो लॉन्च करता है ना रॉकेट, वो कैसे होता है, उसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि गैस जो है नीचे पे से एग्जर्ट कर रहा होता है, और जब प्रेशर नीचे एग्जर्ट करता है तो ऊपर बाउंस करता है, ठीक है, ऊपर क्या हो जाता है रॉकेट। या फिर आप स्प्रिंग का एग्जाम्पल देख लो, जब आप स्प्रिंग को नीचे दबाओगे तो वो भी जितने जो है नीचे दबाओगे उतने जो है वो ऊपर उछलेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, ठीक है, कि आप जितने जो है आप उस पर फोर्स लगा रहे हो उतने ही जो है वो भी आप पे फोर्स लगाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। आप स्प्रिंग को नीचे दबा दो, वो ऊपर की ओर भागेगा। ये आपका दी बेस्ट एग्जाम्पल। एक स्विमिंग में क्या होता है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कुछ देर पहले। ये वो अपने स्विमर जो है अपने हाथ पैर से पानी को पीछे की ओर ढकेल रहा है, तो क्या कर रहा है, बल्ले में वो आगे मूव कर रहा है,
तो ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये पानी को पीछे ढकेल रहा है तो ये आगे मूव होता है, क्यों? क्योंकि जितने तेजी से ये ढकेल रहा है उतनी तेजी से पानी भी इसको ढकेल रहा है। इसे क्या है आपका, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपका हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया। मैथमेटिकली वही, इस डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा इस बात को याद रखना, पूछा जा सकता है भैया कि मोमेंटम क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। जिनको ये नहीं पता कि स्केलर क्या है वेक्टर क्या है, मैंने मोशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास में समझाया था स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। जिसको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं, जिसने आज तक फिजिक्स का पी भी नहीं पढ़ा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। मैंने इतने अच्छे से बताया था, फिर भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ वेक्टर क्या है। वेक्टर मीन्स जब किसी मैग्नीट्यूड यानी जब किसी नंबर में डायरेक्शन जुड़ जाए वो वेक्टर हो गया। अच्छा, चलो मान लिया मैंने कहा राम जो है 50 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से अयोध्या की ओर जा रहे थे। ठीक है, अयोध्या की ओर कोई डायरेक्शन होगा नॉर्थ में, साउथ में। अच्छा, सिंप्लीफाई करते हैं, राम जो है 50 किलोमीटर घंटे के स्पीड से ईस्ट की ओर जा रहे थे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन जुड़ गया ईस्ट की ओर, तो ये क्या हो गया, जैसा ही मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जुड़ा वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि समझो अभी, क्योंकि आपके पास 2 महीना और इतना सिलेबस है कि समझने का टाइम नहीं रहा। ये सब समझना था क्लास 9-10 में। ठीक है, अब बस रट लीजिए कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसको सिग्निफाई पी से कहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे और वेलोसिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट का यानी एम इंटू वी, यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पिछले क्लास को जाके देख लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में जंप किए हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि एक के बगैर दूसरा चल ही नहीं सकता है। अब मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया था, आप यहाँ नीचे देखो, टोटल इनिशियल मोमेंट इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंट। कैसे समझाया था अभी मैंने आपको, यही ना भैया, पहले का है, अभी टकराया नहीं है, इसका इनिशियल मोमेंट है ये। इन दोनों का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा टकराने से पहले। ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंट, इस साइड रख दिया मैंने। ठीक है, अब टकरा गया दोनों, अब दोनों का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अब मैंने इस साइड रख दिया। तो टोटल इनिशियल मोमेंट इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंट, यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फिर से एक बार आप बुकिश लैंग्वेज भी देख लो। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स that states that the total momentum of an isolated system remains constant if no external force are acting on it. सिंपल सा मतलब ये है, ये दो बॉडी है, ठीक है, ये अपने मोमेंटम में मस्त है, जिसका इन दोनों का जितना मोमेंटम है इसमें काफ़ी खुश है और ये उसी मोमेंटम में रहेगा हमेशा। ठीक है, अंटिल कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इन दोनों को टकरा ना दे। ठीक है, तो यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप आ जाइए कमेंट सेक्शन में, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो बना के मिलेगा, आंसर दे के मिलेगा, जैसे चाहो वैसे मिलेगा, पर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल है, ये वही है। चलो इसको आप इस तरीके से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख लो भैया, ये दो बॉडी है, एक पहला बॉडी जिसका मास 1 है, दूसरा बॉडी जिसका मास 2 है। इसका वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। मीन्स इसका वेलोसिटी टकराने से पहले u1 है, टकराने से पहले मास 2 का u2 है। अब देखो ड्यूरिंग कॉलिजन दोनों टकरा गया, दोनों में फोर्स लगा होगा। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, मोमेंटम जो है
ये मास 1 का देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। ये इस साइड लगा रहा था, ये इस साइड फोर्स लगा रहा था ना। पर जैसे ही टकराया ये जो है इस तरीके से इस तरफ धक्का खा के इधर जा रहा है, ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड मास 1, और जो मास 2 है धक्का खा के इस साइड जा रहा है। मीन्स कि दोनों पे इक्वल फोर्स लगा पर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर गया। ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो P जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कर रहा है, सिग्निफाई। मीन्स जहाँ P देखो समझो मोमेंटम की बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है, मास 1 इंटू वेलोसिटी 1 प्लस मास 2 इंटू वेलोसिटी 2 इक्वल टू m1, यानी टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने पिछले जो फोर्स का चैप्टर था उसमें आपसे 2-3 न्यूमेरिकल बनवाए थे और बनाने भी कहा था और खुद भी बनाए थे। तो आई होप कि ये इकलौता न्यूमेरिकल है जो आप बनाओगे और बना के सर कमेंट सेक्शन में आंसर करके देखना, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो समझ जाना आप बाकियों से बहुत आगे हो। समझ गए? क्योंकि आप एट अ टाइम कैलकुलेट करके तुरंत बना दे रहे हो और बाकी सोच में पड़ रहे हैं कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। कोई गूगल करेगा, कोई कहेगा कि चलो छोड़ो यार क्या बनाना, आएगा नहीं आएगा। तो आपको वैसा नहीं करना, आप बनाओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और आपको पता ही है कि आपका जो है नोटिफिकेशन आउट है 19, 20, 26, 27 डेट याद रख लो। इस दिन आपका एग्ज़ाम है भैया। ऑनलाइन है ऑफलाइन है नहीं पता, पर नेगेटिव मार्किंग जरूर है इस एग्ज़ाम में। तो अगर आपको इस टाइप का मेकअप नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, सीधे छोड़ देना, क्योंकि अगर नहीं छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं छोड़ेगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव अ वेरी हैप्पी फ्यूचर।